और मौत का सौदागर की बात अगर आप करते हैं तो 2002 में क्या हुआ था गुजरात में? कौन मुख्यमंत्री था? श्री राहुल गांधी जी इस देश के नेता विपक्ष हैं और लगातार सिर्फ एक राज्य से नहीं, कई राज्यों से पिछले एक हफ्ते 10 दिन में उनको जान से मारने की धमकी, जुबान काट लेने की धमकी, इस तरह से अनेकों धमकियों भरा बयान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री से लेके और राज्य सरकार के मंत्री तक दे रहे हैं। मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया में कहीं भी प्रधानमंत्री, सदन के अंदर प्रधानमंत्री से कम नेता विपक्ष का स्थान नहीं होता। तकलीफ इस बात की है और यह शर्मनाक है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कि इस देश का प्रधानमंत्री और उस पार्टी के अध्यक्ष एक शब्द भी अभी तक उनकी तरफ से नहीं आया। कोई भी सभ्य पार्टी होती, कोई भी पढ़ी लिखी संस्कार पार्टी होती तो खुद आगे बढ़ के खेत जताने का काम करती और कार्रवाई करती। यहां कोई छुई मुई नहीं, जो तर्जनी देख मुरझाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि इन धमकियों से आपके लोग डरते होंगे, हम और मजबूती से इस देश के लोगों की जो तकलीफें हैं, परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो लूट है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रहेगी। और मैं एक अंतर बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, कि हमारे एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत शीर्ष नेता थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे, आईएफएस रहे थे। उन्होंने किसी संदर्भ में एक शब्द का उपयोग कर दिया था, संदर्भ में कह रहा हूं, लेकिन वो शब्द जो था वो राजनीतिक शिष्टाचार में नहीं आता था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उनका निलंबन कर दिया। मणिशंकर पांडे, अय्यर, सॉरी, पांडे भी कोई है भी, वैसे पांडे ही वो। मणिशंकर पांडे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व था, अय्यर, उनका खाली एक शब्द जो कि राजनीतिक शिष्टाचार में नहीं आता था, इसलिए उनका निलंबन कर दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी सभ्य राजनीतिक दल इस कार्य को करेगा जैसा कांग्रेस पार्टी ने किया था, उदाहरण दिया था। बहरहाल यह सरकार शगुफा और जुमले पर चल रही है। नया शगुफा है वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 400 पार वाली बात। अब वो सामने आ रही है कि किस तरीके से ये संविधान को नष्ट करना चाहते। और एक बात और मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि ये इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ये तय हो चुका है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कैसे पूरी सरकार ने ये मंत्रिमंडल ने फैसला किया? क्योंकि हमारे संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर है।
बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी ताकत को, यहां तक संसद को भी अधिकार नहीं है कि हिंदुस्तान के बेसिक संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सके। ये इसलिए ये फैसला असंवैधानिक है। और किससे कराएंगे साहब चुनाव? चुनाव आयोग से। पहले जब संचार क्रांति नहीं थी, बैलेट से वोट होता था, तब शाम को 7 बजे तक आ जाता था, 8 बजे तक आ जाता था कि इस मतदान केंद्र में या इस विधानसभा या लोकसभा में इतना प्रतिशत वोट पड़ा। और मोदी जी के द्वारा अपॉइंटी जो इलेक्शन कमीशन है, जरा बैठ जाइए, कौन है? अच्छा पाठक जी, ठीक। मोदी जी द्वारा नियुक्त जो इलेक्शन कमीशन है, वो 5 दिन बाद बताता है कि किस लोकसभा में कितने वोट पड़े, कितने प्रतिशत पड़े। इससे बड़ा कोई फेल्योर है? और वो छोड़ दीजिए, अभी हरियाणा और चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, और महाराष्ट्र की विधानसभा की मियाद 26 नवंबर को खत्म होने वाली है। क्यों नहीं कराया गया वहां चुनाव? झारखंड की मियाद जनवरी में खत्म होने वाली है। तो जब आप जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि 4 राज्यों में जब चुनाव होने हैं तो आप 2 ही राज्यों में क्यों करा रहे हैं? इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हम 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पाए, हमको कठिनाई है। क्या अब मोदी जी उसी चुनाव आयोग से पूरे देश के अंदर एक ही चुनाव कराना चाहते हैं? उसमें लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका, जिला परिषद सब चुनाव करा लेंगे। लेकिन ये सरकार लगातार इस देश के आजाद स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य हैं, जो आधार है, उसके विपरीत ये सरकार चल रही है। मैं तीसरा बिंदु आपकी तरफ आपको चिंतित करने के लिए कर रहा हूं कि आज जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्यों है, या जो महंगाई है वो क्यों है। ये श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा प्रायोजित महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है। एक उदाहरण देता हूं। आज इस देश के अंदर कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें एक छाता ना हो, अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं, और ग्रामीण इलाके में तो खास तौर से रहता है। लेकिन आज छाते के मार्केट में 95% चाइना का दखल है। कौन बनाता है छाता? टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बनाते। इसको हमारे आपके जैसे शहरों में जो छोटे उद्यमी होते हैं, जिसको MEES कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उसमें काम कौन करता है? काम करता है जो अगल बगल का बेरोजगार होता है। एक आइटम नहीं है। अरे ये जो नकली फूल होते हैं, इसमें भी 90% हिस्सेदारी चाइना की। और एक आइटम नहीं है, 85 आइटम ऐसे हैं जो रोजमर्रा के जीवन में आता है, जो सामान्य आदमी जिसको उपयोग करता है, जिसको कि छोटे उद्यमी बनाते हैं, जिससे रोजगार मिलता है, वो धीरे 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 चाइना के हाथ में जा रहा है। उनका मुनाफा बढ़ रहा है और उनके नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, और हमारा नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है। दूसरा, महंगाई का एक इशू। और यही नहीं है, मैं इनको कहूंगा, अभी ये मैं सब आप ही लोगों का लिखा हुआ बता रहा हूं, मेरा ज्ञान कम है इकोनॉमिक्स का। ये देखिए लिखा है गुड्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन 9%,
गुड्स मतलब सामान्य चीज है, वो 30 बिलियन हो चुका है। लेकिन इस पर सरकार को बोलने की जरूरत नहीं। ये देखिए आप, एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश स्लिप 28% इन अगस्त। तो जब लगातार आप इंपोर्ट बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट लगातार नीचे गिरेगा तो रोजगार कहां से आएगा, कहां जाएगी इकोनॉमी? इतना ही नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ आज दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम लगातार गिर रहा है। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जो हमने रशिया से लिया है सस्ते में। मैं चर्चा कर रहा हूं दुनिया के बाजार की। कहीं कहा जा रहा है 21%, कहीं कहा जा रहा है 31% तक दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए। लेकिन हमको क्यों नहीं कम मिल रहा है? कौन जवाब देगा? पहले एक सवाल उठता था, मंत्री सामने आता था, जवाब देता था। और मैं आपको बता दूं, एक याद दिलाने के लिए, हमारे समय में जो तेल कंपनियां थी भारत की, उनको सब्सिडी दी जाती थी और जनता को तकलीफ न हो इसलिए दामों के बारे में हम लोग मार्केट को जरा संभालते थे। लेकिन यह बहस चली कि इन कंपनियों को कब तक सब्सिडी दी जाएगी। और मैं आज इस धरती पर नहीं है, मैं अरुण जेटली जी का नाम लूंगा। उन्होंने बड़ी तगड़ी वकालत की थी कि दुनिया के मार्केट से और जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको जोड़ दिया जाए। यानी जैसे जैसे दुनिया में भाव बढ़ेंगे तो भारत में भी बढ़ेंगे, और जैसे घटेंगे तो भारत में भी घटेंगे। और वही थ्योरी बाद में लागू हुई कि दुनिया के बाजार से हिंदुस्तान के जो बाजार है उसमें तेल की कीमत को जोड़ दिया जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि मनमोहन सिंह की सरकार में दुनिया में जब दाम कम घटे, और जब मनमोहन सिंह की सरकार ने उस समय में दाम घटाए, तो याद करिए रिलायंस और एसआर के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे कि नहीं हो गए? क्यों? क्योंकि उस दाम पर उनको बेचने में मुनाफे की लूट नहीं हो रही। मुनाफा हो रहा था लेकिन मुनाफे की लूट हो रही थी। लेकिन आज दाम इसलिए नहीं घट रहे हैं, मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर, कि आप जो लोग प्राइवेट प्लेयर हैं पेट्रोलियम पदार्थ में, उनकी लूट आपकी लूट एक बरोबर हो जाए। उनका दबाव है, उनका चंदा है कि हिंदुस्तान का आदमी उनके मुनाफे के लिए कम दाम पर पेट्रोलियम पदार्थ नहीं पा रहा, और नहीं हिम्मत है तो उसके साथ जो नीति बनी थी, संसद में पास नीति है, उसके अनुसार आप घटाइए। और नहीं तो जवाब दीजिए कि किन कारणों से हम इसको नहीं बदल पा रहे। ये मेरे आज आपके सामने बिंदु थे। हमारे संगठन की कल बड़ी बैठक हुई और हमारे ये दो हमारे सहयोगी हैं, सहप्रभारी हैं बिहार के, वो अभी जेल में हैं। वो जो प्रदर्शन हुआ जिसमें सतनामी समाज के लोगों को जला दिया गया, उसके खिलाफ जो उन्होंने प्रदर्शन किया। और दूसरा बता दूं क्यों जेल में है, क्योंकि नया जो लाए हैं ना आईपीसी में परिवर्तन, उसमें यह है कि 60 दिनों से 90 दिनों तक पुलिस रख सकती, नहीं तो कोई ऐसा अपराध नहीं है उनके ऊपर। 2 बार के एमएलए, 2 बार के एमएलए हैं। नया कानून में अभी तो और लोग, कभी आप लोग भी जाएंगे। अब आप ये देखिए कि अगर कोई पत्रकार
पत्रकार ब्लॉग लिख दे तो जेल चला जाता है, कोई आदमी सोशल मीडिया पर कमेंट कर दे तो जेल चला जाता है, और यहां केंद्रीय मंत्री आतंकी कह रहा है और कोई नोटिस नहीं। लेकिन एक बात है, वो बिट्टू से हमारी थोड़ी सी नरमियत है। क्यों? कि उसने बोला तो सही लेकिन शब्द गलत निकल गए। क्यों बताऊं? कि जिस तरीके से, खाली यही मत लिखिए, हमारा पूरा संदर्भ लिखिए महाराज। ओ महाराज, पूरा संदर्भ, दूसरा सेंटेंस तो होने दीजिए, ऐसा मत कर दीजिए कि अभी नया नया है। चल जाने दीजिए, हमारी आवाज पहुंच जाएगी। अभी नया नया है, असलियत को उसने गलत शब्दों में रख दिया। कैसे? यह सही है कि राहुल गांधी जी ने जो संसद में सवाल उठाए पेपर लीक के, जो सवाल उठाए बेरोजगारी के, महंगाई के, इस देश के संविधान के, तो उससे मोदी जी आतंकित हो चुके, पूरी बीजेपी आतंकित हो चुकी है। इसलिए उसने सही कह दिया कि यह आतंकी है, क्योंकि पूरी बीजेपी श्री राहुल गांधी जी के लोकसभा के भाषण से आतंकित हो गई और आज भी आतंकित है। लेकिन ये जो राहुल जी का ये है, इस देश की जनता की तकलीफों को रखना लीडर अपोजिशन, नेता विपक्ष के नाते उनका हक भी है और उनका कर्तव्य भी है। और पूरी देश की पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। और वही नहीं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आंकलन आप लोकसभा के चुनाव के पहले या संख्या से मत करिएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उससे इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बड़ा जन समर्थन खड़ा हुआ है। चुनाव के पहले जितना जन समर्थन हमको नहीं था, उससे ज्यादा जन समर्थन हमारा लोकसभा के चुनाव के बाद हुआ है। और आगे आने वाले हर चुनाव में आप देखेंगे इस देश के अंदर कि लोग कांग्रेस की तरफ या कांग्रेस के साथियों की तरफ देख रहे हैं। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि आपके नेता को आतंकी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, लेकिन ये सिलसिला ये पार्टी का शुरुआत किसने किया? मौत का सौदागर करने वाली आपकी जो सबसे बड़ी लीडर। अरे गंगा में पानी कहां से कहां बह गया और वो क्या क्या किए उनको भी तो पूछ लीजिए। और मौत का सौदागर की बात अगर आप करते हैं तो 2002 में क्या हुआ था गुजरात में? कौन मुख्यमंत्री था? आप भी मानते हैं उस बात को कि वो सही था, मौत का सौदागर है वो? नहीं, जो मोदी बोला है उसके पर भी तो पूछो। और किस संदर्भ में वो कहा गया था कि हजारों लोग मार दिए गए थे और जो मुख्यमंत्री था वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। अरे किसी इसके पहले कितनी बार कहा है उन लोगों ने। अरे भाई एक आप लोग को नहीं बोलना है जी। भाई तो जिसका जो संस्कार और जो सभ्यता होगी वही ना करेगा।